गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेआउट ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइंस के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आईपीआर में है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स अथवा कॉन्फिडेंशियल बिजनेस सीक्रेट्स व्यापार तथा उद्योगों से संबंधित सूचनाएं होती हैं जो उजागर नहीं होती अथवा गुप्त रहती हैं। और उनके गुप्त रहने का सबसे बड़ा कारण है कि जो स्वामी है उसके लिए यह आर्थिक मूल्य होता है और जो कि छुपा हुआ रहता है, जिसका प्राय आम जनता को भी ज्ञान नहीं होता है। आपके इसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं ट्रेड सीक्रेट्स की, कि जो ट्रेड सीक्रेट्स है उसका विकास करने के लिए कुछ पहले हमें व्यय करना पड़ता है। इसका मतलब हमें कुछ पैसे पहले लगाने पड़ते हैं और जिसके बारे में हम उस उद्योग को कोई विशेष ज्ञान हमें पहले से नहीं होता है, और जिनको प्राप्त करने में हमें विशेष रूप से संबंधित व्यापार या उद्योग के कंपटीटर्स अधिक रुचि लेते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो किसी उत्पाद को प्राप्त करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं या फिर जो केमिकल फॉर्मूला है या प्रोसेस है, जैसे गन्ने या जामुन के रस से जो हम विनेगर बनाने का फॉर्मूला है या इसकी जो विधि है वह अन्य उत्पाद जैसे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए सिरके से अधिक उच्च कोटि का माना जाए, अधिक मूल्य प्रदान करे, तो वो हम उसे ट्रेड सीक्रेट्स में शामिल करेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई वस्तु को बनाने, मरम्मत करने या कम जो भी औद्योगिक या संबंधित उससे जो ज्ञान है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एल्गोरिथम अगर हम सॉल्व करते हैं कोई, या कोई कार्य करने की प्रक्रिया है, तो ये हमारा सब किस में आएगा, ट्रेड सीक्रेट्स में। कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम खुद, ग्राहकों के नाम, व्यापार तथा शोध करने से रिलेटेड, या जो प्रोसेस है, योजनाएं हैं, गणनाएं हैं तथा समंक है। रिसर्च से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं, डिज़ाइन, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हुए ट्रेड सीक्रेट्स के। अब है टाइप्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। टेक्निकल सीक्रेट्स और बिजनेस सीक्रेट्स, दो टाइप के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। पहला जो टेक्निकल सीक्रेट्स है, ये रहस्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने या वस्तुओं के बनाने या उनके गुणों का विकास करने से रिलेटेड होते हैं, जिसमें किसी वस्तु के बनाने की गुप्त विधि या किसी अन्य गुप्त सूत्र, डिजाइन या ज्ञान की आवश्यकता हो। बिजनेस सीक्रेट यह महत्वपूर्ण तथा प्रशासनिक प्रक्रिया से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रय तथा विक्रय मूल्यों संबंधी आंकड़े हो गए, उत्पादों को लेने वाले तथा देने वालों की संख्या, व्यापार संबंधी योजनाएं हैं, वो सारी किसमें आएंगी, हमारी बिजनेस सीक्रेट्स में। उसके बाद आता है हमारा मेन रीजंस टू कीप अ डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल। मतलब कोई भी अभिलेख है उसको हम गोपनीय कैसे रख सकते हैं या क्यों हम रखते हैं, इसका कारण क्या है। तो कोई भी अभिलेख है उसकी रचना करने वाली व्यक्ति ने इस कार्य में अपने मस्तिष्क की प्रक्रिया का उपयोग करके इस अभिलेख को प्राप्त किया होता है। और यदि हम इसे गोपनीय नहीं रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रोसेस का यूज करके उसका परिणाम प्राप्त कर सकेगा और उसके द्वारा उपलब्ध जो लाभ है वो उसे मिलेगा। इसलिए जो मूल अभिलेख है, जो मूल जो जिसने रचना की है, उसको हानि होगी, और इसीलिए हम उसको गोपनीय रखते हैं। लॉ रिलेटेड विद ट्रेड सीक्रेट्स, यानी जो व्यापार रहस्य से रिलेटेड जो भी कानून है। भारत में व्यापार संबंधी रहस्यों से रिलेटेड कोई अलग से कानून आपका मेंशन नहीं है। यहाँ इन रहस्यों की सुरक्षा साधारण कानून, रूलिंग और समझौते के आधार पर ही होती है। अब 1972 के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको आंशिक रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है, और इनकी सुरक्षा इस प्रकार से नहीं होती जैसे हम ट्रेडमार्क्स या पेटेंट के बारे में जो हमने संबंधित कानून पढ़े थे पिछले चैप्टर्स में। तो उनमें क्या था, उनके लिए एक स्पेशल गाइडलाइंस हैं, स्पेशल उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, अलग से उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन ट्रेड सीक्रेट्स के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेड सीक्रेट्स की सुरक्षा के लिए इनको सुरक्षित रखना पड़ता है, जो साधारणतः संभव नहीं है। इसके उल्टा अगर हम यूएसए से जो रिलेटेड जो भी ट्रेड है, यानी कि यूनिफॉर्म ट्रेड सीक्रेट एक्ट है जो कि यूटीएसए 1970 का,
इस एक्ट में जो 1972 के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज में जो ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड अलग अलग कानून है और इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके अभी मेंशन्ड है। पहला है कि ये जो सीक्रेट होते हैं ये गुप्त होते हैं, मतलब हम जनरल पब्लिक में इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा ना हो तो स्वामी से जो कंपटीशन रखने वाला व्यक्ति है वो इन लक्षणों का स्वयं उपयोग करके लाभ उठा सकता है। दूसरा, इनके कारण इनके जो स्वामी के व्यापार में विद्यमान स्पर्धा है उसमें लाभ होता है। थर्ड, गोपनीयता बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। लीगल ऑफेंस अगेंस्ट विच ट्रेड सीक्रेट्स लॉ प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि कानूनी अपराध जिसके विरुद्ध जो है ट्रेड सीक्रेट लॉ वो सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अगर हम कानून होगा तो हम अपने जो व्यापार रिलेटेड जो भी हमारे तथ्य हैं हम उनको गोपनीय रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध ढंग यानी कि इम्प्रॉपरली गलत तरीके से रिश्वत या कोई लालच देकर चोरी करके या गुप्त रूप से उस समझौते का या उस एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है और अपने में वो ट्रेड सीक्रेट प्राप्त कर लेता है या उसको प्रकाशित कर देता है तो ये क्या है, कानूनी अपराध है। और कानूनी अपराध है जिसके विरुद्ध ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो उसका दुरुपयोग होगा, उसका मिस अप्रोप्रिएशन होगा जिससे इसके अधीन हमें सुरक्षा मिलती है। यदि ये जो न्यायालय है यूटीएसए के अनुसार निर्णय लेता है और डिफेंडेंट ने अगर अपने अभियोगी या मुद्दई व जो प्लेन टिफ की ट्रेड सीक्रेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया है तो वह प्लेन टिफ को निम्नलिखित जो भी रेमेडीज हैं वो प्रदान करने के लिए आदेश पारित करता है। इसमें 2 तरीके के समझौते किए गए हैं। पहला है इंजेक्टिव रिलीफ और दूसरा है पेमेंट फॉर डैमेजेस। इंजेक्टिव रिलीफ में इसके अनुसार कोर्ट प्रतिवादी को प्लेंटिफ के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने तथा उसकी सूचनाओं की सुरक्षा को बने रहने देने के आदेश देता है। सेकंड में इसके अनुसार क्या होता है, पेमेंट फॉर डैमेजेस में जो भी ट्रेड सीक्रेट्स के उल्लंघन से हुई है, जो भी हमारी प्रतिवादी ट्रेड सीक्रेट्स के उल्लंघन से हुई है उसको वादी की आर्थिक हानि जो है उसकी पूर्ति की जाती है। इसमें आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो दुरुपयोग है उसका ये तात्पर्य उस प्रोसेस से जिसमें कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ट्रेड सीक्रेट्स को जानबूझकर गलत तरीके से प्राप्त करता है और उसको उजागर करता है, वह उसको अपने हित के लिए प्रयोग करता है और जिसके लिए ट्रेड सीक्रेट के स्वामी से रजामंदी भी नहीं लेता है, तो वो किसमें इन्फ्रिजमेंट में हमारा दर्ज होता है। फिर जो भी केस हम उसके अगेंस्ट लेंगे। अब बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा के लिए संस्थाओं द्वारा किए जा सकने वाले उपाय, मेजर्स अवेलेबल टू बी अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। पहला है, ऐसे कर्मचारी की संख्या कम रखनी चाहिए जिनकी पहुंच गोपनीय सूचनाओं तक होती है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑफिस है जो कि ट्रेड सीक्रेट की प्रोटेक्शन के लिए निहित किया गया है, उसमें हम जितने कम लोगों को नियुक्त करेंगे उतना ही हम उन गोपनीय सूचनाओं को लीक होने से बचा पाएंगे। सेकंड है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मार्क कर देना चाहिए जो गोपनीय सूचनाओं से संबंधित हो, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी की गोपनीयताओं को विखंडित करते हो, उनको उजागर करते हो, ऐसे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम अलग रखते हैं, उनको हम अलग मार्क कर देते हैं जिससे हमें गोपनीयता रखने में आसानी हो। थर्ड जो पॉइंट है वो कह रहा है कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली को उचित सुरक्षा के अंतर्गत रखना चाहिए। यानी कि जो भी कंप्यूटर में हमारा डेटा है जो ट्रेड सीक्रेट के सुरक्षा से रिलेटेड है वो हम एक पर्टिकुलर पासवर्ड प्रणाली यूज करके हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए, पासवर्ड को प्राय बदलते रहना चाहिए, यानी कि ताकि कोई भी लीकेज इंफॉर्मेशन की ना हो। फिफ्थ पॉइंट है, कर्मचारियों को लिखित रूप में गोपनीय सूचनाओं को उजागर न होने देने के लिए उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी से संबंधित मानक नियमों का ज्ञान देना चाहिए। यानी कि जो भी कर्मचारी उस ऑफिस में हैं उनको ये लिखित रूप से साइन करके देना होता है कि अगर वो गोपनीय सूचना उस ऑफिस से या उस रिकॉर्ड से लीक होगी तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके लिए उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी छोड़कर जाने
वाले कर्मचारी को भी ये सूचनाओं की उजागर न होने देने की इसकी जिम्मेदारी को आगे तक निभाने के लिए याद दिलाना चाहिए। मतलब अगर कोई जॉब छोड़ रहा है तो भी वह रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस इंफॉर्मेशन को लीक ना करे। उसके अधिकार या कब्जे में जो भी गोपनीय सामान हो उसे वापस ले लेना चाहिए। यानी कि जितने भी एक्सेस पॉइंट उस कर्मचारी के पास पहले थे नौकरी छोड़ने से पहले, वो सारे हमें उसे खत्म करने चाहिए। कर्मचारी को लिखित में नियमानुसार यह भी सूचित कर देना चाहिए कि यदि उसको अपने कार्यालय में कोई ऐसी गोपनीय सूचना प्राप्त होती है तो वह कंपनी के ट्रेड सीक्रेट के रूप में है और कर्मचारी के संज्ञान में भी नहीं है। यह उसका कर्तव्य है कि वो सूचना को अपने मालिक या एम्प्लॉयर को इस संज्ञान में लाए। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, तो अगर उस एम्प्लॉय को उस गोपनीय सूचना, उस सीक्रेट के बारे में पता है और उसे जो उसका एम्प्लॉयर है उसको इस बात का ध्यान नहीं है, तो ये उसका एम्प्लॉय का फर्ज बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयर को उसके बारे में बताए। फिर आपका ट्रेड सीक्रेट एंड प्रोटेक्शन थ्रू पेटेंट, कि पेटेंट के द्वारा हम कैसे ट्रेड सीक्रेट की गुप्त सूचनाओं को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। गुप्त सूचनाओं को पेटेंट संरक्षण द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि पेटेंट द्वारा संरक्षण प्राप्त करने के लिए संबंधित आविष्कार का या अन्वेषण का विवरण डिटेल जनता के लिए उजागर करना आवश्यक है, जो कि गुप्त सूचनाओं में संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेटेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में लाई करता है। यानी कि पेटेंट के लिए हमें जितने भी हमारा आविष्कार है या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सबसे पहले पब्लिक में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जबकि ट्रेड सीक्रेट में अगर हम ऐसा करते हैं तो वो गुप्त सूचनाओं का लीक होना होगा, जो कि असंभव है। सेकंड, पेटेंट का उपयोग प्रौद्योगिकी से के क्षेत्र से संबंधित अन्वेषणों के लिए ही किया जा सकता है। गुप्त सूचनाएं व्यापार की कई नई उपलब्धियों से संबंधित होती है, न कि प्रौद्योगिक अन्वेषणों से। इसका मतलब है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो एक तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि इनोवेटिव अचीवमेंट से रिलेटेड होती है, कि कैसे हम एक कंपनी को नए विचारों, नई इनोवेशन से हम जो है प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, ना कि उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो कि पेटेंट में होती है। थर्ड है, कुछ तकनीकी आविष्कार या सूचनाएं एक ट्रेडर के लिए व्यापारिक महत्व की होते हुए भी नोवेल्टी या इन्वेंटिव नहीं होती, जो पेटेंट के लिए सबसे क्या है आवश्यक प्रतिबंध है। जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हो वो नोवेल्टी और इन्वेंटिवनेस रखते हो, जबकि पेटेंट में जो नोवेल्टी और इन्वेंटिवनेस है वो मस्ट है। देन है लॉस ऑफ सीक्रेसी ऑफ ट्रेड सीक्रेट, यानी कि ट्रेड सीक्रेट की गोपनीयता तब उजागर हुई मानी जाती है जब इस गुप्त सूचना के स्वामी या ओनर है उसके कंप्यूटर को इस सूचना के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाए, चाहे साधारण जनता को इसका ज्ञान हो या ना हो। कोई अगर ट्रेड सीक्रेट है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए तभी यूजफुल होगा जब उसकी कोई एप्लीकेशन होगी। जब तक उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तब तक वो ट्रेड सीक्रेट नॉर्मल पब्लिक के लिए एक सीक्रेट के तौर पे नहीं माना जाता। लेकिन वहीं अगर उस ओनर का जो कॉम्पिटिटर, यानी कि एक कॉम्पिटिटर या अन्य व्यक्ति जो उसी फील्ड में रुचि रखता हो और सूचना पाने के लिए उसे जो गोपनीयता है वो भंग करनी पड़ रही है, तो उसमें केस में क्या होगा, वो जो गोपनीयता है वो उजागर हुई हुई मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के या का केमिकल फॉर्मूला उस कंपनी के कंपटीटर को ज्ञात हो जाता है तो यह कानून में माना जाएगा कि जो सूत्र की या फॉर्मूला की जो गोपनीयता है वो समाप्त हो गई, चाहे कंपटीटर इसकी सूचना दे या ना दे। इसी प्रकार यदि कुछ व्यक्तियों के समूह को उस सूत्र की सूचना का ज्ञान है परंतु किसी तरह ये जानकारी कंपनी के कंपटीटर तक नहीं पहुंच जा पाती है, तो सूत्र की गोपनीयता कानून रूप से समाप्त नहीं होती है। ये आपका ट्रेड सीक्रेट्स था।
नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला है नेसेसिटी टू इनेक्ट ए लॉ, कि हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ी। भारत की अधिकांश जनसंख्या आदिकाल से पेड़ पौधे तथा जड़ी बूटियों की विभिन्न जातियों प्रजातियों को परंपरागत खेती पर निर्भर रही है। यह खेती उन लोगों की संपदा भी थी तथा जीविका का स्रोत भी थी। मतलब जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते थे लोग, जो कि जिनके पास हथियार थे, जो भी खेती करने के जो उनके पास औजार थे, वो एडवांस नहीं थे, बहुत ही पौराणिक थे। तो क्योंकि जो खेती थी वो उन लोगों की क्या थी, प्रॉपर्टी भी वही थी और उनके जो जीवन जीने का जो जरिया है वो भी खेती ही थी। तो अपनी सुविधा ज्ञान तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जितने रिसोर्सेज उनके पास थे, इन कृषकों ने अपनी उस संपदा को संरक्षित रखा और इसका डेवलपमेंट भी किया। लेकिन शिक्षा ज्ञान तथा संसाधनों के अभाव के कारण खेती और इससे रिलेटेड जो भी कार्य में पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया। ऐसी कोई सक्षम प्रणाली नहीं थी जिसके द्वारा जो कृषक है वो खुद अपने जो व्यवसाय है या जो व्यापार है उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखकर उसका डेवलपमेंट कर सके। अब पौधों की उच्च कोटि की किस्में, यानी कि ऐसे पौधे जिनका जो प्रोडक्शन है वो काफी टाइम टेकिंग एंड मनी टेकिंग होता है, तो उनको प्राप्त करना और उनको संरक्षण देने तथा कृषकों को उसके कार्य के लिए संरक्षित रखने तथा उसको डेवलपमेंट करने का जो योगदान है, उस योगदान को मान्यता प्रदान करने का कोई भी प्रावधान पहले नहीं था। तो कौन कौन से ऐसे बात है जिनके अभाव में ऐसा हुआ। पहला, कृषि उत्पादन का संरक्षण करना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक जो प्रॉफिट है वो काउंटेबल नहीं माना जाएगा। थर्ड, कृषकों को उनके कार्य की उपयुक्त आय दिलाना, प्रजन को तथा कृषकों को अपने कार्य में प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना, एंड कृषकों को तथा प्रजनकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना। ऐसा कोई भी प्रावधान पहले नहीं था। प्रजनकों के कानून द्वारा संरक्षित अधिकार जो भी हैं उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को ब्रीडर सीड का या अन्य प्रजनन पदार्थ के मल्टीप्लिकेशन या प्रजाति का व्यापारिक रूप से विक्रय करने से जो भी रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं था। मतलब ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि जिनसे उनकी क्षतिपूर्ति जो हुई है कोई भी एक पर्टिकुलर व्यवसाय या खेती में, तो उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए या उन्हें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी हुआ कि एक अधिनियम बनाया जाए और अक्टूबर 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने सीजनरीज प्रणाली के द्वारा पौधों की जो किस्म है और जो कृषक अधिकार है उसको 2001 में संरक्षण प्रदान किया। वैसे तो पौधों की प्रजातियों तथा कृषकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट की सदस्य ग्रहण करने के बाद इसकी जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि इस समझौते के अनुसार कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को पौधों की प्रजातियों का जो पेटेंट है उसकी प्रक्रिया द्वारा किसी प्रभावी अद्वितीय व्यवस्था द्वारा इनके संयोग से संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो गया। क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो भी स्पेशल ब्रीड थी या कोई प्रजाति थी उसका खुद यूज करने लगी फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो इससे हुआ क्या, इस एक्ट के द्वारा पंजीकृत जो प्रजाति है या उसको पैदा करने बेचने के लिए देने
वितरण करने, आयात या निर्यात करने के लिए पौधा स्वामी को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि उस ओनर को, सिर्फ ओनर को ही राइट होगा कि वो अपनी जो भी रजिस्टर्ड स्पीशीज है उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, उसका वितरण यानी कि उसको बांट सकता है, या उसको बेचने के लिए वो दे सकता है। अब है एम्स ऑफ पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। भारत सरकार ने फॉलोइंग उद्देश्यों, जो भी फॉलोइंग एम है उनकी पूर्ति के लिए पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण पीपीवी एंड एफआर अधिनियम है वो 2001 को लागू किया। ये आपके 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी आपका ये अधिनियम के उद्देश्य हैं, पहला है पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना, नई प्रजातियों का विकास करना तथा शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। थर्ड, कृषकों तथा पादप प्रजनकों के जो भी कार्य हैं उनके उपलक्ष्य में अधिकारों को संरक्षण देना। पादप अनुवांशिकी संसाधनों का सुधार, यानी कि जो भी रिसर्च हो रही है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और न्यू स्पीशीज, उनकी उपलब्धता को सरल बनाना और उसमें विस्तार करना है। यानी कि कोई एक नॉर्मल फार्मर है उस तक भी एक स्पेशल टाइप की किस्म जो है वो प्रजाति है वो पहुंच सके, तो इसके लिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया। देन है कृषकों तथा संबंधित कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देना तथा उनको पुरस्कार देना, जिनसे उन्हें क्या हो, मोटिवेशन मिल सके। नई पौधा प्रजातियों के विकास के लिए, मतलब जो नई प्रजाति हमने विकसित की है, उसको डेवलप किया है ताकि वो खत्म ना हो, तो उसके डेवलपमेंट के लिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उसके निवेश को बढ़ावा दिया गया। तो ये सब जो उद्देश्य हैं ये थे पीपीवी और एफआर एक्ट के। देन है पौधा प्रजाति तथा कृषक का जो अधिकार है उसका संरक्षण प्राधिकरण, उसकी अथॉरिटी किसको मिलेगी। इस एक्ट के प्रावधानों को लागू कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 11 नवंबर 2005 को पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष जो है वो प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। और इसके अलावा प्राधिकरण में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 8 जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं और जो कि विभिन्न विभागों मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 3 सदस्य जो होंगे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होंगे, राज्य सरकारों या एक सदस्य जो है वो किसान हो सकता है, आदिवासी संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसका कोई मुखिया हो सकता है, बीज उद्योग और कृषि क्रियाओं से संबंधित महिला संगठन हो सकता है, और जो भी रजिस्टर जनरल प्राधिकरण है उसको पदेन जो सदस्य है उसका वो सेक्रेटरी होता है, यानी उसको पास के पास वो अथॉरिटी होगी। अब इसका जो लागू करने का समय है वो कितना होता है। पीपीवी और एफआर जो अथॉरिटी है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वो 21 मई 2007 से आरंभ हुई थी। इस समय ये प्राधिकरण 147 अधिसूचित फसलों की प्रजातियों से रिलेटेड आवेदन पत्र स्वीकार कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये जो संख्या ये काफी इंक्रीज हुई और अभी तक इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अथॉरिटी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं।